हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज साइंस की क्लास नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको इस क्लास की ओवरव्यू कुछ दिखा देते हैं, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसमें रहेगा टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आपका आंसर देना होगा कमेंट में आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मिश्र धातु एवं उनके घटक के बारे में देखेंगे, यानी कि कौन सी मिश्र धातु है वो किसके घटक से बने होते हैं, ठीक है। उसके आगे है कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित जो जो संक्षेप रहते हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर कंप्यूटर से संबंधित जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो वन लाइनर है, तो इसको भी देखते चलेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपको इसमें शामिल करते रहेंगे, ठीक है। आगे है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पहले पूछा जा चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन जो कि वन लाइनर है, इसे भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जो कि आपको 2 स्लाइड में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इतना आपको ये सब देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर एमसीक्यूज में बढ़ेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यूज क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे, जो कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, और साथ में एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के आपको इतना कवर किया जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और रिवीजन भी करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, और डे बाय डे आप रिवीजन भी करते चलेगा। तो लगभग आपको साइंस जो है इसमें कंप्लीट, और साथ ही साथ कंप्यूटर भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आप लोगों को आंसर देना है कमेंट में, किसी पदार्थ के घनत्व को डैश के द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसका आंसर आपको मिल जाएंगे किसमें, पीडीएफ में, ठीक है ना। तो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मिश्र धातु एवं उनके घटक, ठीक है ना। तो इसके बारे में देखते हैं। तो मिश्र धातु जो कि टांका किसके मिश्रण से बना होता है, तो सीसा और टीन के मिश्रण से यह बना होता है, ठीक है ना। टीन और सीसा के मिश्रण से यह बनता है, कौन, टांका बनता है, ठीक है। चलिए आगे है मुद्रा धातु। तो मुद्रा धातु किससे बनता है, तो मुद्रा धातु जो है आपको सीसा, टीन और फास्फोरस से बनता है, ठीक है ना। तो सीसा, टीन और फास्फोरस से बनता है, क्या बनता है, मुद्रा धातु। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बेल धातु, ठीक है ना। बेल धातु, तो बेल धातु किससे बनता है, तो यह बनता है आपको तांबा और टीन से। किससे बनता है, तांबा और टीन से बनता है क्या, बेल धातु, ठीक है ना। बेल धातु जो है किससे बनता है, तांबा और टीन से। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पित्तल। तो पित्तल किससे बनता है, तो पित्तल बनता है आपको तांबा और जस्ता से बनता है, ठीक है ना। पित्तल किससे बनता है, तांबा और जस्ता से पित्तल बनाया जाता है। नेक्स्ट है कांसा। तो कांसा बनता है तांबा और टीन से। किससे, तांबा और टीन से कांसा बनता है, जबकि तांबा और जस्ता से पीतल बनता है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, ठीक है ना। तो देखिए ये आपको बेल धातु और कांसा दोनों जो बनते हैं किससे बनते हैं, तांबा से और टीन से, ठीक है ना। तो दोनों को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है क्रोमियम इस्पात। क्रोमियम इस्पात जो बनता है किससे बनता है, तो यह क्रोमियम से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेल्टा धातु। तो डेल्टा धातु किससे बनता है, तो तांबा, जस्ता और लोहा से बनता है, क्या, आपको डेल्टा धातु, ठीक है ना। तो डेल्टा धातु किससे बनता है, तांबा, जस्ता और लोहा से। इसे भी ध्यान रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपको कांस्टेंटन, ठीक है ना। कांस्टेंटन जो है यह बनता है तांबा और निकेल से। किससे, तांबा और निकेल से बनता है। तो इसे ध्यान रखेगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। नेक्स्ट है आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर एवं इंटरनेट से संबंधित संक्षेप, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहले रैम। रैम का जो पूर्ण रूप क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरीज का पूर्ण रूप होता है, ठीक है ना। रैम का पूर्ण रूप क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरीज का पूर्ण रूप होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रोम, ठीक है ना। रोम, ROM, जिसका पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है ना। ये हो गया रैम, और ये हो गया आपका रोम। नेक्स्ट है URL, जिसका पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है ना। यूनिफॉर्म रिसोर्सेज और लोकेटर इसका पूर्ण रूप होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है CPU। तो CPU का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU का पूर्ण रूप, ठीक है। नेक्स्ट है FAT का पूर्ण रूप होता है फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है ना। फाइल एलोकेशन टेबल FAT का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट है IC का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है किसका, IC का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट है ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ईमेल का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट है बेसिक, BASIC, जिसका पूर्ण रूप होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है ना। इसका पूर्ण रूप होता है क्या, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है, बेसिक का पूर्ण रूप होता है, ठीक है ना। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। एक मिनट रुकिए थोड़ा सा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर से संबंधित वन लाइनर है, इसे देखते हैं, ठीक है ना। तो वन लाइनर को देखते हैं। सबसे पहले रैम का पूर्ण रूप क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि संक्षेप में भी आया था, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपको रोम जिसका पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रोलॉग पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है ना। तो प्रोलॉग क्या है, तो प्रोलॉग है पंचम पीढ़ी यानी 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जॉन नेपियर ने 1614 ईस्वी में लघु गणक, ठीक है ना, लघु गणक जिसे एल्गोरिथम बोलते हैं, उसका आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा, जॉन नेपियर के द्वारा 1614 ईस्वी में। नेक्स्ट है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 सन 2000 में कंप्यूटर के क्षेत्र में आने वाली जो समस्या थी उसका नाम क्या था, ठीक है ना। तो Y2K, ठीक है ना, Y2K ये प्रॉब्लम का नाम था, ठीक है ना। तो सन 2000 में कंप्यूटर के क्षेत्र में आने वाला जो समस्या था उसका नाम था Y2K, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई, तो 1960 ईस्वी से आया, ठीक है ना। कब से, 1960 ईस्वी से। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका है हैदराबाद में। कहाँ है, हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है आपका भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है क्या, परम, ठीक है ना। किसका नाम है, क्या, परम नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है परम जो सुपर कंप्यूटर है इसका विकास किसके द्वारा किया गया है, तो CDEC के द्वारा, जो कि कहाँ स्थित है, यह पुणे में स्थित है, ठीक है ना, CDEC, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रैम की गणना जो होता है वो किस में होता है, तो मेगाबाइट्स में होता है। किस में होता है, रैम की गणना मेगाबाइट्स में होता है और इसका पूर्ण रूप होता है क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है 101 कीबोर्ड वाला जो कंप्यूटर होता है वो अच्छा माना जाता है, यानी कि अच्छा कंप्यूटर कौन सा माना जाता है, तो 101 कीबोर्ड वाले, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। तो ये था कंप्यूटर से रिलेटेड आपको वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था सब पहले जो कि सब देखते हैं, ठीक है। चलिए तो किस एमिनो एसिड में सल्फर होता है, तो किस में सल्फर होता है, तो मेथिओनिन, ठीक है ना। मेथिओनिन जो है क्या है, एमिनो एसिड है जिसमें सल्फर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन B12 में, ठीक है ना, यानी कि विटामिन B12 में पाया जाता है क्या, कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन किस कोशिका अंग में पाचन एंजाइम होते हैं, ठीक है ना, यानी कौन सी कोशिका जो होता है उसमें कौन सी कोशिका अंग में पाचन एंजाइम होते हैं, तो यह होता है लाइसोसोम में होता है। किस में होता है, लाइसोसोम में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए राउटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, राउटर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है किस धातु का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो किस धातु का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो ओस्मियम का। किसका, ओस्मियम का सबसे अधिक घनत्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, सॉरी, ठीक है ना। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा द्विखंडन। किसका होता है, द्विखंडन होता है, इसका अलैंगिक जनन होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है फुलरिन, ठीक है ना। फुलरिन किसका अपरूप है, ठीक है ना। तो फुलरिन किसका अपरूप है, ये आपको नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो यह कार्बन का अपरूप है, ठीक है ना। फुलरिन किसका अपरूप है, तो कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट है खुले में रखने पर किसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है, तो खुले में रखने पर किसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है, यानी कि सीधा ठोस से गैस में बदल जाता है, तो यह कपूर, आयोडीन और नेप्थिलीन, ठीक है ना। ये सभी के सभी जो होते हैं क्या होते हैं, खुले में ऊर्ध्वपातन होते हैं, यानी कपूर, आयोडीन और नेप्थिलीन सभी ऊर्ध्वपातन विधि से काम करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है सागा 220, ठीक है ना। सागा 220 क्या है, तो यह सुपर कंप्यूटर का नाम है। सागा SAGA 220 क्या है, तो यह सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन में मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 0 होता है, ठीक है ना। इसका जो मान होता है केल्विन में क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है गैलेना किसका अयस्क है, तो गैलेना किसका अयस्क है, तो यह होता है सीसा का, और सीसा का जो संकेत होता है क्या होता है, PB, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है शरीर में कौन से अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है, ठीक है ना। एडम का एप्पल कहा जाता है, तो एडम का एप्पल किसे कहते हैं, तो गला को कहा जाता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो शरीर के कौन सा अंग है उसे एडम का एप्पल कहा जाता है, तो गला को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए तो ये था प्रीवियस ईयर के आपको इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक। आगे टॉपिक है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वन लाइनर है, इसे देखते हैं, ठीक है, जो कि आपको 2 स्लाइड में रहेगा, ठीक है ना। तो ये संभावित प्रश्न है जो कि आपको एग्जाम में बन सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन सभी के सभी हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं विटामिन C का सर्वोत्तम स्रोत किसमें होता है, तो सबसे ज़्यादा जो विटामिन C पाया जाता है वो आंवला में पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है मानव शरीर में गुर्दों का जो गुर्दा होता है यानी कि किडनी होता है उसका प्रमुख कार्य क्या है, तो उसका प्रमुख कार्य है शरीर से जो बेकार द्रव्य होते हैं उसे बाहर निकालना, किडनी का काम होता है, यानी कि गुर्दा का काम होता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है, किसकी कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नेक्स्ट है राइबोसोम, ठीक है ना। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। तो राइबोसोम जो पादप है यानी पौधा है, उसका भूमिगत प्रारूप क्या होता है? तो तना होता है। क्या होता है? तना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर के द्वारा, ठीक है ना। एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है? तो कुल हड्डियों की संख्या होता है आपका 206 होता है शरीर में, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि यानी कि हड्डी जो होता है वो कौन होता है? तो उसका नाम है फीमर, ठीक है ना। फीमर जो कि कहाँ पाया जाता है? तो यह जांघ में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, शरीर में चलिए शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो होता है वो कौन होता है? तो जबड़े की हड्डी होता है, ठीक है ना। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन होता है? तो जबड़े की हड्डी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो यह 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, खून का रंग लाल होता है तो किसके कारण लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग जो है वो लाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन यौगिक है तो हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है ये बताना है। तो यह होता है प्रोटीन का यौगिक है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो प्रोटीन का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे है अभी इसी में, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन और हैं तो इसे भी देख लेते हैं। तो आगे है, लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है यानी आरबीसी का, ठीक है ना। आरबीसी का जो कार्यकाल होता है वो कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। और जो व्हाइट ब्लड होता है यानी डब्ल्यूबीसी होता है उसका 3 से 4 दिन होता है, ठीक है ना। 3 से 4 दिन होते हैं, ठीक है, डब्ल्यूबीसी का। नेक्स्ट है, रुधिर को थक्का जमने में सहायक जो विटामिन होता है वो कौन है? तो ये होता है विटामिन के होता है, ठीक है ना। विटामिन के कारण रुधिर का यानी कि रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। नेक्स्ट है, रुधिर का तरल भाग जो होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है ना। रुधिर का तरल भाग है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है। तो रक्त समूह में सर्वदाता ओ को कहते हैं और सर्वग्राही ए बी होता है, ठीक है ना। यानी कि ओ ग्रुप वाले सर्वदाता यानी सभी को देते हैं और सभी पाने यानी कि सबको ग्रहण करने वाला जो होता है ए बी जिसका होता है वो सभी को ग्रहण कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, क्या पित्त स्रावित होता है किसके द्वारा? यानी पित्त जो है वो किससे स्रावित होता है? तो यकृत यानी कि लीवर के द्वारा स्रावित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य में रक्तचाप जो होता है वो कितना होता है? तो 120/80 होता है, ठीक है ना। 120/80 यानी कि अंश में बड़ा और हर में छोटा यानी 120/80 ध्यान रखेगा, ठीक है ना। कहीं कहीं ऑप्शन में 80/20 देता है 120 तो कन्फ्यूज हो जाता है लोग, ठीक है ना। तो 120/80 ध्यान रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, रक्त में अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है तो कौन अलग करता है? तो रक्त में जो अशुद्ध पदार्थ रहता है उसको काम है अलग करना, किसका? ब्रिक यानी कि किडनी का काम है वह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका को क्या कहते हैं? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तो किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा का, ठीक है ना। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसका सबसे बड़ा कोशिका होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया संबंधित है तो हाइड्रोफोबिया किससे होता है? तो कुत्ता के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है, वायरोलॉजी का संबंध है तो वायरोलॉजी क्या होता है? तो वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन किया जाता है। विषाणु का अध्ययन क्या होता है? वायरोलॉजी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, खून थक्का नहीं जमता यानी कौन सा रोग होता है जिसमें खून का थक्का नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया रोग में, ठीक है ना। हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता है। जब हीमोफीलिया किसी को रहता है और कहीं कट लग जाता है शरीर की बॉडी में कहीं भी तो उसका खून का जो थक्का यानी खून जो है वो नहीं रुकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है तो ट्रेकोमा रोग और ग्लूकोमा जो रोग है वो किससे संबंधित है? यह आंख से संबंधित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बहुत बार एग्जाम में आते रहते हैं सभी। तो ये था आपको वन लाइनर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक था ये देख लिए, ठीक है। अब चलते हैं एमसीक्यूज के बारे में, ठीक है। तो एमसीक्यूज अब देखते हैं। तो एमसीक्यूज में पहला क्वेश्चन आपको है, इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? ठीक है ना। तो इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे मानते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि कार्ल लिनियस को मानते हैं। किसको मानते हैं? कार्ल लिनियस को, ठीक है ना। कार्ल लिनियस जिन्हें आधुनिक वनस्पति का क्या मानते हैं? जनक माना जाता है, ठीक है ना। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कुछ। स्वीडन के रहने वाले थे कौन? कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस कहाँ के हैं? तो स्वीडन के थे, ठीक है ना। कार्ल लिनियस जो कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मानव जाति के आनुवंशिक मूल यानी कि जो जेनेटिक रूट्स है वो कहाँ मौजूद है ये बताना, यानी कि कौन सी महाद्वीप में मौजूद है ये बताना, ठीक है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में मानव जाति के आनुवंशिक मूल मौजूद हैं, ठीक है ना। चलिए एक्सप्लेनेशन में देखिए पूरा। मानव जाति के आनुवंशिका का जो मूल है वो दक्षिण अफ्रीका में मौजूद है।
मानव विकास का जो अधिकांश हिस्सा अफ्रीका महाद्वीप में विकसित हुआ है। कहाँ हुआ है? अफ्रीका महाद्वीप में विकसित हुआ है, ठीक है ना। पहली एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है ना, पैलियो एंथ्रोपोलॉजी को बोलते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा कठिन नाम है, ध्यान रखिएगा। पैलियो एंथ्रोपोलॉजी जो कि मानव विकास का अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, ठीक है ना। तो मानव विकास का जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसे क्या बोलते हैं? तो पैलियो एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं इसे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट को आप जरूर से जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा पशु उत्तक का प्रकार नहीं है ये बताना, ठीक है ना। तो निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि मेरिस्टेमेटिक उत्तक, ठीक है ना। मेरिस्टेमेटिक जो उत्तक है यह पशु उत्तक नहीं है, ठीक है ना। बाकी सभी पशु उत्तक हैं, संयोजी, पेशी और त्वचीय सभी जो है पशु उत्तक के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। पशुओं या जंतुओं में मुख्यतः 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, ठीक है। जिसमें त्वचीय उत्तक होता है, पेशी उत्तक होते हैं, तंत्रिका उत्तक होते हैं और संयोजी उत्तक होते हैं। टोटल 4 टाइप के उत्तक पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको मेरिस्टेमेटिक उत्तक जो होता है वो पशु में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका अभी आंसर हो जाएगा क्या? ए, क्योंकि नहीं होता है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है ये बताना, ठीक है ना। तो वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि निकेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग होता है? निकेल का प्रयोग होता है। तो वनस्पति तेल से जब वनस्पति घी बनाते हैं तो हाइड्रोजनीकरण विधि से बनाते हैं, जिसमें निकेल एवं मॉलिब्डेनम, ठीक है ना, मॉलिब्डेनम नामक जो उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, निकेल और मॉलिब्डेनम, ठीक है ना, मॉलिब्डेनम और निकेल का प्रयोग होता है हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोहे में जंग लगने के दौरान लोहे पर डैश होता है, यानी कि क्या होता है ये बताना है, ठीक है ना। तो क्या होता है? लोहे पर जब जंग लगता है तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी यानी कि लाल भूरे चूर्ण का आस्तरण या कि कोटिंग होता है। तो जैसे ही लोहा पर जब जंग लगता है तो देखते हैं ऊपर से लाल लाल का कोटिंग होने लगता है उस पर, ठीक है ना। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। लोहे में जंग लगने के दौरान लोहे पर लाल भूरे चूर्ण की परत बन जाते हैं, ठीक है ना। और यह परत जो है लोहे की सतह पर आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना, आयरन ऑक्साइड बनने के कारण जमती है। किसके कारण बनती है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। और आयरन ऑक्साइड जिसका सूत्र क्या होता है? Fe2O3 होता है इसका सूत्र, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे है, लोहे पर जंग लगने की जो क्रिया है वो नम वायु, ठीक है ना, नम वायु की उपस्थिति में लगता है या जल वाष्प युक्त वायु रहता है, यानी कि वायु में जब जल वाष्प युक्त रहता है, उसमें वायु में जल वाष्प मिला हुआ रहता है, यानी कि नम वायु रहता है, तभी यह जंग लगता है कब? लोहे में, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है ये बताना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ये हो गया आपका ऑप्शन बी है, लेकिन ये सही से गलत हो गया है, तो यहाँ आपको कर देते हैं बी और ये हो जाएगा आपका सी, ठीक है ना। इसको इस प्रकार से कर देते हैं और आंसर इसको कर देते हैं सी, ठीक है ना। चलिए तो सिलिकॉन क्या है? तो सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन क्या है? तो सेमीकंडक्टर होता है सिलिकॉन, ठीक है ना। चलिए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना। इसका प्रयोग कंप्यूटर के चिप बनाने में होता है। तो कंप्यूटर का जो चिप बनता है वो किसका बनता है? तो सिलिकॉन का, क्योंकि सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता जो होता है वो चालक और अचालक के बीच होती है, ठीक है ना। चालक और अचालक के बीच होती है सेमीकंडक्टर का प्रतिरोधकता, ठीक है ना। जिसमें जर्मेनियम और सेलेनियम, ठीक है ना, जर्मेनियम और सेलेनियम भी सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आते हैं। यानी कि सेमीकंडक्टर के आपके लिए एग्जाम्पल 3 हो गए। एक तो हो गया सिलिकॉन, दूसरा हो गया जर्मेनियम और तीसरा हो गया सेलेनियम, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट को आप तीनों के तीनों ध्यान रखिएगा कि तीनों के तीनों किस में आते हैं? सेमीकंडक्टर में आते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। डिस्क के टेप, ठीक है ना, डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः निम्न में से किस में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना। मुख्य रूप से जो प्रयुक्त होते हैं वो किस में होता है ये बताना। तो डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः निम्न रूप से प्रयोग होते हैं, तो किस में होते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ये। क्या? डिस्क और टेप ड्राइव जो होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है या कंप्यूटर में, ठीक है ना।
तो डिस्क और टेप ड्राइव जो होता है मुख्यतः सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस माना जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ब्लू पेसिफिक क्या है, ठीक है ना। ब्लू पेसिफिक क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि यह क्या है तो कंप्यूटर है। ब्लू पेसिफिक जो है एक कंप्यूटर का नाम है जिसे IBM कंपनी के द्वारा, ठीक है ना, IBM जिसका पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, द्वारा सुपर कंप्यूटर है। क्या है यह निर्मित सुपर कंप्यूटर है। तो ब्लू पेसिफिक क्या है तो सुपर कंप्यूटर है, IBM के द्वारा निर्मित किया गया था और वर्ष 1998 में, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है लोटस निम्न में से किसका नाम है। तो लोटस निम्न में से किसका नाम है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसका नाम क्या है लोटस, ठीक है ना। तो लोटस क्या है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का नाम है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है विखंडन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। विखंडन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि विखंडन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं विखंडन, ठीक है ना। पहला होता है आपको नियंत्रित नाभिकीय विखंडन और दूसरा होता है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, यानी कि नियंत्रित और अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन होते हैं, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो टोटल जो विखंडन होता है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बोल रहा है इन सभी में से कौन सा आवेश रहित कण है, ठीक है ना। आवेश रहित कण इन सभी में से कौन है ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी यानी कि न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है वो आवेश रहित कण है, ठीक है ना, आवेश रहित कण है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अल्फा किरणें तथा प्रोटॉन जो होते हैं धनावेशित होते हैं, बीटा किरणें जो होते हैं वो क्या होते हैं ऋणावेशित होते हैं, और न्यूट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं आवेश रहित होते हैं, ठीक है ना, यानी कि उदासीन होते हैं, इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो अल्फा जो किरण होते हैं और प्रोटॉन जो होते हैं क्या होते हैं आपको धनावेशित यानी कि पॉजिटिव होते हैं, बीटा आपको निगेटिव यानी कि ऋणावेशित, और न्यूट्रॉन जो होते हैं क्या होता है आवेश रहित यानी कि उदासीन जिसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये आप सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, क्या होती है, तो कार्य जब करते हैं तो करने में मानव शरीर के द्वारा जो प्रयुक्त ऊर्जा होती है वो किस प्रकार की ऊर्जा होती है ये बताना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि रासायनिक ऊर्जा होता है, क्या होता है रासायनिक ऊर्जा, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। मानव शरीर द्वारा कार्य करने हेतु प्रयुक्त जो ऊर्जा होता है क्या होता है रासायनिक ऊर्जा होता है, ठीक है ना, जो कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के द्वारा प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, तो रासायनिक ऊर्जा जो करते हैं अपन लोग काम करते हैं तो कार्य जो करते हैं तो ऊर्जा किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन से मिलता है, ठीक है ना, और यह रासायनिक ऊर्जा होते हैं, ठीक है। चलिए आगे है प्रति इकाई ऊर्जा की सबसे अधिक जो है वो वसा से प्राप्त होता है। तो प्रति इकाई जो ऊर्जा है वो सबसे अधिक किससे प्राप्त होता है, तो वसा से प्राप्त होता है, ठीक है ना। प्रति इकाई सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, वसा से प्राप्त होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जबकि शरीर के लिए सबसे अधिक ऊर्जा भोज्य पदार्थ उपस्थित कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो सबसे अधिक बोलेगा तो कार्बोहाइड्रेट से यानी कि भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, और प्रति इकाई ऊर्जा की सबसे अधिक मात्रा किससे प्राप्त होता है, तो वसा से प्राप्त होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है, यानी कि वह क्या होता है, यानी शुष्क सेल जो होता है उसमें ऊर्जा संग्रहित होता है, तो वह किस प्रकार का ऊर्जा संग्रहित होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि रासायनिक ऊर्जा होता है उसमें, ठीक है ना, रासायनिक ऊर्जा होता है। शुष्क सेल में संग्रहित जो ऊर्जा होते हैं क्या होते हैं रासायनिक ऊर्जा होती है, जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है ना, जो क्या करता है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। शुष्क सेल जैसे कि बैटरी रहता है तो बैटरी तो पुनः चार्ज हो नहीं पाता है, जैसे छोटे वाले जो बैटरी वगैरह रहते हैं उसमें पूरा पुनः चार्ज नहीं हो पाता है, तो उसमें क्या रहता है रासायनिक ऊर्जा रहता है कि एक बार लगा दिए बैटरी खत्म हो गया तो वो खत्म, तो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है विद्युत ऊर्जा में वह चेंज करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है, ठीक है ना, तो इसका क्या होता है, ठीक है ना, क्या बढ़ जाता है या घट जाता है ये बाय ऑप्शन आपको बताना है। तो जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो इसका क्या होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि संवेग दोगुना हो जाता है, ठीक है ना। जब वस्तु का वेग जो है वो दोगुना हो जाएगा तो संवेग क्या हो जाएगा दोगुना हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुना वेग होता है, ठीक है ना। तो संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुना वेग। मान के चलिए पहले वेग 1 था
और अब वेग हो जाएगा कितना 2, तो संवेग भी कितना हो जाएगा दोगुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि वेग को दोगुना करने पर संवेग क्या हो जाता है दोगुना हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि दोनों टाइम में यदि हम मान लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में द्रव्यमान 1 है और सेकेंड कंडीशन में भी द्रव्यमान 1 है और वेग को पहले में 1 है और दूसरा में जो वेग है उसको क्या कर दिए दोगुना कर दिए, तो आपको जो संवेग हो जाएगा पहले में तो 1 रहेगा और दूसरा में क्या हो जाएगा 2, तो पहले का क्या हो गया दोगुना हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है ना। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि विद्युत जनित्र के द्वारा, ठीक है ना। विद्युत जनित्र यानी कि जनरेटर के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को क्या करते हैं विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, परिवर्तित करते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पर यह कार्य करता है। कौन जनरेटर, ठीक है ना। विद्युत जनित्र जिसे इंग्लिश में जनरेटर बोलते हैं, तो ये ध्यान रखेगा, ठीक है ना। तो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है पहले दर्शन में, ठीक है ना, पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को पहचाना जाता है। तो पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को कैसे पहचानेंगे ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी यानी कि स्पार्क प्लग के द्वारा, ठीक है ना। तो पेट्रोल इंजन को कैसे पहचानेंगे पहले दर्शन में स्पार्क प्लग के द्वारा, ठीक है। चलिए देखते हैं। पेट्रोल इंजन को गैसोलीन इंजन भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो गैसोलीन इंजन किसे कहते हैं, तो पेट्रोल इंजन को ही कहते हैं, ये भी पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका में यह एक प्रकार का आंतरिक दहन इंजन है, ठीक है ना। आंतरिक दहन इंजन है जो स्पार्क के द्वारा चलता है। किसके द्वारा चलता है स्पार्क के द्वारा चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का संवेग, ठीक है ना, किसी वस्तु का जो संवेग होता है वो किस पर निर्भर करता है ये बताना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है कौन संवेग, क्योंकि पी यानी कि संवेग बराबर क्या होता है मास गुने यानी कि द्रव्यमान गुने वेग होता है, ठीक है ना। संवेग बराबर है ना, संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुने वेग होता है, तो यह दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। यानी कि संवेग किस पर निर्भर करता है तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर, ठीक है। तो किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा होगा क्या होगा ये बताना, ठीक है ना। तो किसी चल वस्तु की, ठीक है ना, किसी चल वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगा ये बताना आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो इसको बनाइए और बताइए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले तो देखते हैं कि गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है हाफ mv², ठीक है ना, हाफ mv²। हाफ m मतलब क्या हो गया द्रव्यमान और v मतलब वेलोसिटी यानी कि वेग, इसे हम बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आगे बोल रहा है क्या कि वेग को दुगना करते हैं, तो नॉर्मल तो आपका ये गतिज ऊर्जा है, ठीक है ना। जब वेग को क्या करते हैं दोगुना यानी v जो है इसको क्या कर देते हैं वेग को बोल रहा है ना कि जब एक चल वस्तु की गति को यानी कि वेग को दोगुनी कर दी जाती है, तो जब वेग को दोगुना कर देंगे तो पहले तो कंडीशन ये था और अब 1/2 गुने m इंटू 2v का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1/2 इंटू m इंटू क्या हो जाएगा 4v², ठीक है ना, 4v²। तो देखिए पहले 1 था अब कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है ना। तो 4 गुना यानी कितना हो गया 4 गुना हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। यानी गतिज ऊर्जा जो है वो पहले की तुलना में क्या हो गया 4 गुना यानी कि 4 गुना बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए गति ऊर्जा बराबर क्या होता है हाफ mv²। तो हाफ mv तो दोनों कॉमन है यानी कि इतना तो आपको दोनों के दोनों में आपको कॉमन ही मिलेंगे, ठीक है ना, इतना ये दोनों में कॉमन मिलेगा। तो पहले v² मान लेते कि पहले v बराबर कितना था 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और अब हो गया 2 गुना यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना, यानी कि 4v² यानी कि पहले के मतलब कितना हो गया पहले से ये 4 गुना हो गए, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है तो 4 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए तो ये एक्सप्लेनेशन ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गतिशील पिंड का वेग, ठीक है ना, वेग जो है क्या करते हैं आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो किसी गतिशील पिंड है उसका वेग क्या करते हैं आधा कर देते हैं, ठीक है ना। तो किसी गतिशील पिंड का जब वेग आधा करते हैं तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा चलिए बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं
पिंड का जो गतिज ऊर्जा है, ठीक है ना, पिंड का गतिज ऊर्जा जो होगा क्या होगा, जो गतिज ऊर्जा होता है वो क्या होता है, सूत्र 1/2 mv², ठीक है ना, यानी कि मास गुने वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए तो बोल रहा है क्या, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करते हैं, ठीक है ना। वेग क्या है, पहले वेग पूरा है यानी कि v है, ठीक है ना। अब इसे क्या कर दें, वर्तमान में आधा कर दें यानी कि इतना कर दें, ठीक है। तो अब क्या कंडीशन आएगा, 1/2 × m × v/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं 1/2 mv यानी कि v/4 का होल स्क्वायर, सॉरी v²/4 हो जाएगा इस रूप में, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, पहले था ये 1, ठीक है ना, पहले क्या था 1 था और अब हो गया क्या 1/4 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये तो आपको कॉमन देखने को मिलेगा ही इतना, ठीक है ना। तो पहले वेग था कितना, वेलोसिटी 1 था और अब वो कितना हो गया 1/4, तो पहले की तुलना में क्या होगा 1/4 हो गया, यानी कि 1/4 हम बोल सकते हैं, यानी कि चौथाई भाग हो गया, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि चौथाई, ठीक है ना, चौथाई हिस्सा हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत क्या होगी ये बताना है। तो मासिक खपत निकालने के लिए सबसे पहले हम एक दिन की यूनिट निकाल लेंगे, एक दिन की यूनिट निकाल के 30 से गुना कर देंगे तो मंथली निकल जाएगा, ठीक है ना। अब एक दिन की यूनिट कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 100 यानी कि वाट गुना लैंपों की संख्या, यानी कि एक लैंप है, ठीक है ना, एक लैंप रहेगा तो सॉरी टोटल है आपको 10 लैंप दिया हुआ, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गया 10 लैंप गुना 100, तो टोटल ये हो गया आपका क्या वाट, और 1 घंटे में कितना जलता है 8 घंटा, तो टोटल हो गया आपका 8 घंटा, और 1000 से क्या कर देंगे इसे भाग दे देंगे, ठीक है ना, 1000 से भाग दे देंगे तो आपको एक दिन का यूनिट यानी कि खपत यूनिट आपको निकल जाएगा, ठीक है ना। तो एक दिन में आपने कितना खपत किया यूनिट को वो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो एक दिन का आपका यूनिट ये निकल गया, एक दिन का खपत यूनिट तो ये हो जाएगा आपका 1 2, ठीक है ना, 3 शून्य से 3 शून्य आपको ये कट जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो बच जाएगा कितना हो गया आपको 8, ठीक है ना, यानी कि 8 यूनिट आप जो खर्च करते हैं वो कितने दिन में करते हैं, एक दिन में करते हैं, यानी कि एक दिन में जो खपत होता है वो कितनी यूनिट करता है, तो कितनी यूनिट कर रहे हैं 8 यूनिट कर रहे हैं। तो बोल रहा है मासिक मतलब कितना 30 दिन, तो 30 गुना 8 कर देंगे तो हो जाएगा कितना 240 यूनिट यानी कि मात्रक, ठीक है ना, यानी कि 240 यूनिट हम खर्च करेंगे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एक दिन का यूनिट निकाल देंगे, जो खपत यूनिट है वो एक दिन का निकालेंगे, एक दिन के निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल जो लैंप है उसकी संख्या, टोटल वाट यानी कि एक दिन में कितने वाट के हम यूज कर रहे हैं ये, और कितने घंटे हम जला रहे हैं, टोटल को गुना करके 1000 से आप भाग दे देंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक दिन का आपको खपत यूनिट प्राप्त हो जाएंगे, उसमें आपको जितने भी दिन के बोलेंगे मासिक वार्षिक जो भी बोलेगा आप यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज की क्लास का ये था लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक है ना। और मिलते हैं फिर कल नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।